खेती के अंदर हमारे लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो है हमारी फसलों के अंदर रोगों का अटैक, डिजीज का अटैक। और रोगों में भी जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो है हमारी सॉइल बॉर्न डिजीज। देखिए रोग अलग अलग तरीके के आते हैं, जिनमें एक होते हैं सॉइल बॉर्न डिजीज यानी कि मृदा जनित रोग। मृदा जनित रोग जो होते हैं वो बार बार हमारी फसलों पर अटैक करते हैं। देखिए आपने देखा होगा जब हम किसी फील्ड के अंदर पहली बार कोई क्रॉप लगाते हैं, मान लीजिए उससे पहले हम कोई अदर कुल की फसलें ले रहे हैं, जैसे हम कोई सीरियल क्रॉप लगा रहे हैं किसी फील्ड के अंदर, कोई आप मक्का लगाए हैं, धान लगा रहे हैं, गेहूं की खेती कर रहे हैं, उसके बाद अचानक आप उस खेत के अंदर कोई भी वेजिटेबल क्रॉप लगा लेते हैं। मान लीजिए हम टमाटर का उदाहरण ले लेते हैं, टमाटो की क्रॉप आप लगा लेते हैं, तो आप देखेंगे पहली बार में जो क्रॉप है वो बहुत ही अच्छे से आएगी। आप उतनी ज़्यादा उसकी केयर भी नहीं करेंगे, उतना फर्टिलाइजर वगैरह भी नहीं देंगे, उतना ध्यान भी नहीं देंगे, तब भी आपकी क्रॉप आप एकदम बहुत ही अच्छे से होगी, बहुत अच्छा प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा और उसमें किसी रोग का अटैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का कारण है क्योंकि उससे पहले आप उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, खेत के अंदर दूसरे कुल की फसलें उगा रहे थे, जैसे कि आप धान की फसल, गेहूं की फसल, मक्के की फसल। तो इन फसलों के अंदर जो रोग आते हैं वो अलग होते हैं, वो जो पैथोजन है वो इन फसलों पर, जो हमारी सब्जी वर्गीय फसल है उस पर अटैक नहीं करते हैं। देखिए हर कुल की फसल पर अलग तरह के रोगों का अटैक हमें देखने को मिलता है। तो हम दूसरे कुल की फसलें उगा रहे थे तो वही पैथोजन सॉइल के अंदर थे, लेकिन अब हमने क्या है उसमें जो हमारा टमाटो है, टमाटर की वेजिटेबल क्रॉप लगा दी, तो जो वो पैथोजन सॉइल के अंदर पड़े हुए हैं वो इस प्लांट को, इस क्रॉप को पसंद नहीं करते हैं, तो वो इस पे अटैक नहीं करते हैं, तो जिससे हमारी फसलों पे पहली बार में कोई भी रोग नहीं देखने को मिलता है और जो क्रॉप है बहुत अच्छे से हमें देखने को मिलती है। लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे आप उस फील्ड के अंदर लगातार फिर टमाटर की खेती करते रहेंगे हर साल, तो आप देखेंगे धीरे धीरे उसमें रोगों का अटैक बढ़ने लगेगा और कुछ समय बाद हर बार रोग अटैक करेगा ही करेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप क्रॉप हर बार उगा रहे हैं तो उसमें बाद में कोई ना कोई डिजीज अटैक करेगा। फिर वो डिजीज के जो पैथोजन है वो सॉइल में डल जाते हैं, गिर जाते हैं, सॉइल में जीवित रहते हैं। वो बहुत लंबे समय तक जो पैथोजन है, जो फंगस है, वो लंबे समय तक भूमि में जीवित रह सकती है, जिससे फिर आप जब भी फसल लगाते हैं उसको जो अनुकूल एनवायरनमेंट मिलता है वो हमारी फसल पे अटैक कर देती है, जिससे हमें बहुत बड़ा फिर लॉस देखने को मिलता है और रोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कारण होता है कि जो सॉइल बॉर्न डिजीज हैं फिर वो कंटिन्यू अटैक करते हैं। सॉइल बॉर्न की जो पैथोजन होती है वो कई कई वर्षों तक, 4 वर्षों 5 वर्षों तक हमारी सॉइल में जीवित रह सकती है, यानी कि बिना किसी फसल के भी, और वो सॉइल में ऐसे ही जीवित रहेगी। और जैसे उसको अनुकूल टेम्परेचर मिलेगा, एनवायरनमेंट मिलेगा और आप उसमें कोई वो फसल लगाएंगे तो फिर से वो अटैक कर देती है, जिससे बहुत बड़ा लॉस हमें देखने को मिलता है। तो देखिए सॉइल बॉर्न जो डिजीज है वो बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए। तो देखिए इससे आप कैसे बच सकते हैं, हम कैसे अपने खेत को पैथोजन फ्री रख सकते हैं, जिससे जो सॉइल बॉर्न डिजीज का अटैक है वो हमारी फसलों पर ना हो और जो हम क्रॉप ले रहे हैं वो हमें हेल्दी मिले, अच्छा प्रोडक्शन हमें कंटिन्यू देखने को मिले। तो उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, अगर आप इनको ध्यान में रखते हैं तो आप देखेंगे कि सॉइल बॉर्न डिजीज आपके खेत के अंदर, फसल के अंदर अटैक नहीं कर पाएंगे या बहुत कम अटैक आपको देखने को मिलेगा। रेयरली जो अटैक है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आपको क्या क्या करना चाहिए। पहला, आप सॉइल सोलराइजेशन कर सकते हैं। देखिए सॉइल सोलराइजेशन मैंने डिटेल में आपको बताया है कि हम खेत के ऊपर जब हाई टेम्परेचर होता है, जैसे कि अभी चल रहा है मई जून का जो मंथ है ये हाई टेम्परेचर होता है, तो ऐसे में हमें क्या करना होता है कि हमें जो पानी भर करके खेत को कल्टीवेट करके उसमें पानी भर के और उसको पॉलीसीट से कवर करना होता है, जो ट्रांसपेरेंट आती है वाइट कलर की। तो इससे क्या है, खेत के अंदर हीट जनरेट होती है, जिससे जो भी पैथोजन है, जो भी हानिकारक कीट हैं, नेमाटोड्स हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। आपकी जो मिट्टी है एकदम रिफ्रेश हो जाती है, एकदम रिचार्ज हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कोई भी फसल लगाएंगे तो एकदम क्रॉप बहुत ही हेल्दी आएगी, अच्छे से आएगी, कोई भी डिजीज और कोई भी कीट का अटैक, सॉइल बॉर्न जो डिजीज है या सॉइल के अंदर रहने वाले कीट का अटैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सॉइल सोलराइजेशन एक बहुत ही अच्छा तरीका है, सॉइल सोलराइजेशन। यदि आपने नहीं जानते हैं तो देखिए हमारे चैनल पे डिटेल में इसके बारे में वीडियो पड़े हुए हैं, आप वो
भी देख सकते हैं। तो बहुत ही फर्स्ट क्लास तरीका होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर होता है क्योंकि आपको पॉलीथीन जो पॉली सीट है वो परचेज करनी पड़ती है उतने एरिया के लिए जिसमें आपको सॉइल सोलराइजेशन करना है। तो आपके खेत के अंदर लगातार समस्याएं आ रही हैं, डिजीज आ रहे हैं बार बार आपकी फसल में, तो आपको सॉइल सोलराइजेशन कर लेना चाहिए। अगर आप उसी फसल को लगाना चाहते हैं, हर बार फसल भी चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो सॉइल सोलराइजेशन आपको करना पड़ेगा, जिससे आपको इन सभी समस्याओं से छुटकारा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यदि आप सॉइल सोलराइजेशन नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए आप उतना पॉलीथीन या पॉलीसीट आप परचेज नहीं कर सकते हैं, वो आपके लिए तरीका आपके बजट में नहीं आता है, तो आप दूसरा तरीका अपना कर सकते हैं, वो है फिर आपको कुल चेंज करना पड़ेगा। यानी कि जो फैमिली है वो ही चेंज करनी पड़ेगी, आपको दूसरे कुल की जो फसल है वो लेनी पड़ेगी। मान लीजिए आप सब्जी वर्गीय फसल ले रहे हैं तो आप उसका कुल चेंज कर दीजिएगा, या अनाज वर्गीय फसलें उसमें उगा लीजिएगा, या अनाज वर्गीय ले रहे हैं बार बार रोग आ रहा है तो आप सब्जी वर्गीय फसल यानी कि कोई अदर कुल की भी फसल ले सकते हैं। मान लीजिए एक कुल की कोई सब्जी वर्गीय फसल लगा रहे हैं तो दूसरे कुल की सब्जी वर्गीय फसल उसमें लगाएं, तो भी आप देखेंगे कि कोई भी समस्या आपको जो रोगों की समस्या वो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जो पहले वाला कुल की जो भी फंगस है जो उस कुल की फसल पे अटैक कर रहे थे वो दूसरे कुल की फसल पे अटैक नहीं कर पाएगी। इससे भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि आपकी जो क्रॉप आप दूसरी लेंगे वो बहुत ही अच्छी और हेल्दी देखने को मिलेगी। तो आप इनमें से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं, या आप दोनों भी अपना सकते हैं तो वो भी अच्छा रहता है। हालांकि एक ही अपना सकते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि सॉइल सोलराइजेशन करते हैं तो आपको क्रॉप चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पैथोजन ऐसे ही नष्ट हो जाएगी। और सॉइल सोलराइजेशन नहीं करते हैं तो फिर आपको कुल चेंज करना पड़ेगा, दूसरी जो कुल की फसल है वो अपना प्लांट करनी पड़ेगी। तो इनमें से कोई एक तरीका जरूर अपनाएं। उसके साथ साथ एक और जो तरीका आप अपना सकते हैं वो है हमारा सॉइल ट्रीटमेंट। आप सॉइल ट्रीटमेंट करके भी जो पैथोजन है, हानिकारक जो फंगस पड़ी हुई है उसको नष्ट कर सकते हैं। अब सॉइल ट्रीटमेंट किससे करें? सॉइल ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे अच्छा है हमारा ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास, क्योंकि जो हमारे बायो एजेंट्स हैं ये कोई भी दुष्परिणाम नहीं छोड़ते हैं हमारी मिट्टी के अंदर, तो इसलिए हमें इन बायो एजेंट्स से ही जो मिट्टी को ट्रीटमेंट करना चाहिए। वरना आप फंजीसाइड वगैरह से करते हैं तो वो हमारी बेनिफिशियल फंगस को भी नष्ट करने का काम करते हैं। तो इसलिए आप ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास से सॉइल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, इससे भी जो भी पैथोजन है वो नष्ट हो जाएंगे और आपकी मिट्टी अच्छी हो जाएगी। फिर जो आपकी फसल पे कोई भी सॉइल बोर्न डिजीज का अटैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। कैसे ट्रीटमेंट करना है मिट्टी को, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए या तो 2 kg ट्राइकोडर्मा ले लें या 2 kg स्यूडोमोनास ले लें, या आप ऐसा भी कर सकते हैं 1 kg ट्राइकोडर्मा ले लें प्लस 1 kg स्यूडोमोनास ले लें, दोनों को मिक्स करें 50 से 100 kg गोबर की खाद में, और इनको 1 एकड़ खेत के अंदर आप अच्छे से मिक्स कर दें। अंतिम जुताई के समय या पेड़ प्रिपरेशन के समय बेड़ों में भी आप इसको डाल सकते हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। ये फंगस अपने आप में बेनिफिशियल फंगस होती है, ये सॉइल में जाकर के अपने आप को डेवलप कर लेती है, जिससे ये हानिकारक फंगस के डेवलपमेंट को रोक देती है, उसको नहीं बढ़ने देती है, जिससे हमारी फसल पे कोई भी डिजीज का जो सॉइल बोर्न डिजीज है उनका अटैक हमें देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो तरीका है वो है हमारा सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही जरूरी भी है, हर फार्मर को करना चाहिए। देखिए सीड ट्रीटमेंट क्यों सबसे जरूरी है और क्यों सबसे फायदेमंद है। देखिए जब आप सीड ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो उसमें बहुत कम फंजीसाइड लगता है, मात्र मान लीजिए आप 1 kg सीड को ट्रीटेड कर रहे हैं तो उसमें मात्र 2 से 3 ग्राम जो फंजीसाइड है वो लगेगा, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में फंजीसाइड लगता है। और जिससे आप सीड ट्रीटमेंट करके लगाते हैं तो एक तो सीड का बीज का जर्मिनेशन आपका बढ़ जाता है, सीड जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि प्लांट की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, प्लांट पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपका सीधा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो पहला तो जो आपका प्रोडक्शन है, जो सीड का जर्मिनेशन परसेंटेज है वो बढ़ जाता है, जो सीधा हमारे प्रोडक्शन पे असर डालता है। दूसरा, सीड ट्रीटमेंट में क्या है, बहुत कम फंजीसाइड लगता है, बहुत कम फंजीसाइड लगता है, उतना हमें खर्चा नहीं करना पड़ता है। रोग आने के बाद तो आपको 1 kg पर एकड़, आधा kg पर एकड़ में जो फंजीसाइड है वो लगाना पड़ता है, लेकिन उसमें क्या है आपको 2-3 ग्राम फंजीसाइड पहले लगाना पड़ता है मात्र सीड ट्रीटमेंट में। सीड ट्रीटमेंट करके लगाते हैं तो बहुत सारे जो रोग हैं वो हमारी फसलों पर नहीं आ पाते हैं, चाहे वो सीड जनित हो, मृदा जनित हो, चाहे भूमि जनित हो, चाहे बीज जनित हो, तो वो रोगों से भी हम बच जाते हैं। तो बहुत ही जरूरी होता है सीड ट्रीटमेंट भी आप करें। तो ये चारों में से जो भी तरीके आप अपना सकते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, तो इससे जो आपकी मिट्टी के अंदर जो भी पैथोजन पड़े हुए हैं वो नष्ट हो जाएंगे
और आपका सीड जर्मिनेशन अच्छा होगा, फसल पे कोई भी सॉइल बाउंड डिजीज का अटैक नहीं होगा, फसल प्रोडक्शन आपको बेहतर देखने को मिलेगा। तो आपको जरूर करने चाहिए। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें और इसे शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई जानकारी के साथ। आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।